हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ज़्यादातर स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं, लेकिन एक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। जबकि स्कूलों में 75% रिजल्ट अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही सही आते हैं। जहाँ पर नियमित शिक्षक है वहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, फिर भी वो तनख्वाह इनसे 5 गुना अधिक लेते हैं। नियमित शिक्षक को अतिथि शिक्षक कम लेते हैं, फिर भी इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है जिसमें बीजेपी प्रवक्ता हैं और विशेषज्ञ हैं और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना है, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे नहीं अपडेट पाने के। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। शैलेंद्र सक्सेना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो उसका कारण ये भी है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक हज़ारों पद शिक्षकों के खाली है। इसके अलावा 6000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं? आपकी बात बिल्कुल सही है सर। सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। केवल इस बात का ढोंग प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है। यदि सरकार का मकसद शिक्षा को प्राथमिकता देना होता, जैसा कि आपने बताया 6000 स्कूल, बल्कि और ये आंकड़े भी कागजों के हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर है ही नहीं अगर और पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है। आंकड़े हो सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा भयावह है। आप देखिए, अतिथि शिक्षकों के भरोसे हजारों स्कूल चल रहे हैं और उन अतिथि शिक्षकों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। बिहार से और दूसरे प्रदेशों से आए हुए अधिकारी जो डीपीआई में बैठे हैं, वे इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा देना चाहिए, जो मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों की चिंता नहीं कर रहे हैं। आज भी आप रिजल्ट देखिए, जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की अधिकता है उन स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया है। स्वयं मैंने अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं, मेरा 92% रिजल्ट आया है 12th में हिस्ट्री में। और जो परमानेंट टीचर है उन लोगों का रिजल्ट किसी का 30% है, किसी का 25% है, किसी का 40% है। बिल्कुल। विडंबना यह है सर, दुख की बात यह है और बड़ी त्रासदी है कि उच्च शिक्षित शिक्षकों का जो भविष्य है बनना चाहिए, अधिकारियों को शर्म आना चाहिए। वो कहते हैं हमको 18,000 में, 14,000 में, 10,000 में अतिथि शिक्षक मिल रहे हैं, हम परमानेंट शिक्षक क्यों लाएं? और जिन लोगों ने बाकायदा परीक्षा पास कर ली है उन लोगों को अभी भी नौकरी का इंतजार है, उनकी भी लिस्ट नहीं निकाली गई है। शोषण उनका भी हो रहा है जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, शोषण उनका भी हो रहा है जो मजबूरी में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। सरकार केवल आश्वासन देती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे कई बार कहा कि सर अतिथि शिक्षकों का तथा अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। ये शिक्षा की रीढ़ है, ये शिक्षा की नींव है, जिन्होंने हजारों नहीं लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा है, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज उच्च पदों पर हैं और आज यही उच्च शिक्षित शिक्षक वेतन के लाले पड़े हैं, मानदेय के लाले पड़े हैं, समय पर उनको वेतन नहीं मिलता। दुख और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हजारों अतिथि शिक्षकों की मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें मौत को गले लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल। सैकड़ों अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे प्रदेश की तस्वीर शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं सरकारों को गंभीर होना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मूलभूत और बुनियादी अधिकारों में से एक है और ये बुनियादी चीज है जो बच्चों का हक है। कौशल सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, पिछले 2 दशकों से ऐसी ही समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। क्या सरकार के मन में कुछ और है? शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? भाई, सरकार के मन में क्या है ये तो सबको दिख रहा है कि निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े आपने हमारे सामने रखे हैं, देश के सामने राज्यसभा में आए हैं, तो सरकार की मनसा तो इससे पता चलती है। और नहीं सर, दूसरी बात ये आंकड़े तो पुराने हैं, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों का जो रिजल्ट आया है वो 35% से के लगभग आया है। लेकिन सवाल है कि जब इतनी भारी भरकम मोटी फीस ली जा रही है और सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, हजारों करोड़ का बजट पेश कर रही है, उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो उसमें से एक कारण ये भी समझ में आया कि स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो जो रिजल्ट बच्चों का आया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा मैंने बताया कि पिछले दिनों की बात है कि जब राज्यसभा में जब सरकार से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपके मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति क्या है, तो उसका जवाब सरकार ने दिया, तो वो भी मैंने आपको बताया। जी जी जी। नहीं तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारी चीजों से सरकार बाकायदा परिचित है, सरकार को सब जानकारी है। सरकारी स्कूल का टीचर
अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। मजबूरी है गरीबों की। अभी भाई ने कहा कि हम पैसे नहीं है उनके पास, फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आरोप लगता है प्राइवेट स्कूल बहुत कमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था में कमा नहीं रहे, काम आ रहे हैं। अब वो कम से कम रिजल्ट दे रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रख रहे हैं। जहां तक कि बिल्डिंगों की व्यवस्था है, सरकार ने अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई कि वो टीचर पहुंच ही नहीं रहे। कई स्कूल ऐसे हैं आप जहां टीचर है ही नहीं, लेकिन कई ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर टीचर हैं वो पहुंचते ही नहीं है, शहर में रह रहे हैं। हाँ, 2-2 घंटे लेट पहुंच रहे, फॉर्मेलिटी मात्र करी और आ गए, क्लासें नहीं लग रही हैं। मैंने भी कई स्कूलों में जाके देखा है कि 2 घंटे बाद भी टीचर आए ही नहीं है, अभी सर नहीं आए, मैडम नहीं आई। तो जब हम टीचर की भर्ती कर रहे हैं तो उसके साथ में जैसे पुलिस विभाग की भर्ती हो या मिलिट्री में हो तो कुछ नियम तय होते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे नियम आना चाहिए। रही बात अतिथि शिक्षक की, तो ये फार्मूला बहुत अच्छा है, बशर्ते ये है कि उनका शोषण ना हो। अतिथि शिक्षक के माध्यम से हम स्कूलों में जहां जिस सब्जेक्ट के टीचर की कमी है उसकी नियुक्ति बाकायदा कर सकते हैं। दूसरे, बेरोजगारी का इतना बड़ा आरोप सरकार के ऊपर विपक्ष लगा रहा है, तो कितने आपके पद खाली पड़े, इनको भरिएगा। प्रत्येक स्कूल का मॉनिटरिंग हो। बिल्कुल, लेकिन अतिथि शिक्षकों का फार्मूला तो ठीक है, लेकिन परमानेंट करने में सरकार को दिक्कत कहाँ है? सरकार को दिक्कत ये है कि सरकार के अपने एक, मैं साधारण भाषा में, अपनी देसी भाषा में कहूँ, सरकार को इसमें फायदा है। तो वो फायदे का फायदा उठा रहे हैं कि जब अपन को 15,000 में 14,000 में मिल रहा है तो अपन क्यों भर्ती करें, क्यों पक्के करें, चलने दो जब तक चल रहा है। अब ये शुरू हो गया है तो अब इसका फायदा उठा रहा है। बैंक में भी ऐसे ही आ रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में ऐसे बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, उनको डेली बेसिस पे रखा जा रहा है या अतिथि में रखा जा रहा है, और कम वेतन में काम वही हो रहा है जो एक 80,000 का टीचर कर रहा है, वही 14,000 के से काम ले रहा है। तो सरकार क्यों अपने हाथ पैर में कुल्हाड़ी मारेगी? बढ़िया है। और अतिथि इससे कहीं ना कहीं समाज को घाटा है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को भी घाटा है, इससे हम सभी को घाटा है, क्योंकि सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर हम 80,000 किसी को दे रहे हैं तो उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां भी है, उसके ऊपर पूरे स्कूल का लोड रहता है। उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर जिम्मेदारी है। कई हजारों स्कूलों की आप बात करेंगे जहां टीचर अपने समय पे नहीं पहुंच रहे हैं, उनके अपने बच्चे जहां पे वो पोस्टिंग है उनकी, उसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? तुम सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, सरकार से पैसा ले रहे हो, तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही? तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, समाज सेवी संस्थाओं को भी करना पड़ेगी। सबका दायित्व सब लोग निभाएंगे तब ये व्यवस्था सुधरेगी, वरना इसके अभी तो 35% रिजल्ट आया है और उसमें भी प्राइवेट का प्लस है। तो अपन हाँ, तो फिर अपन अब कैसे कह सकते हैं कि आगे सुधार की उम्मीद है? अब सरकार की मनसा तो मुझे यही लग रही है कि सरकार अतिथि का फायदा उठा रही है और अतिथि भर्ती कर देंगे। भर्ती करने की जरूरत नहीं है, कौन 40-50 हजार देगा? 14,000 का काम तो कर रहा है, लेकिन 50,000 में 4 रख लेंगे। हाँ, 50,000 में 4, लेकिन मॉनिटरिंग फिर भी जरूरी है। ठीक है, तो वो भी जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने जब इस सवाल को खोजने की कोशिश की तो इसमें से एक बिंदु ये भी निकलकर सामने आया कि जो टीचर हैं वो दरअसल ग्रामीण इलाकों में जाना ही नहीं चाहते हैं, वो अपना तबादला अपनी मनचाही जगहों पर करवा लेते हैं और वहाँ पर वो सेटल भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बिंदु भी है कि जो टीचर है जिनको सरकार ने सेलेक्ट किया है वो ग्रामीण इलाकों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये भी कहीं ना कहीं शिक्षकों की लापरवाही है कि आपको ग्रामीण सुदूर इलाके में जाना चाहिए, जहाँ शिक्षा का अधिकार है, वहाँ शिक्षा की जोत जलानी चाहिए। इसमें ये बात सही है कि यदि शिक्षा कर्मी को भर्ती कर दिया है और शिक्षक यदि सेवा में है तो उन्हें फिर अपने फर्ज को प्रयास करना पड़ेगा और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, क्योंकि यदि आप ये सोचेंगे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में ना जाऊं, मैं इसका स्थानांतरण करवा लूं, मन चाहिए जगह पोस्टिंग कर लूं, जब तक मेरा मन करेगा वहां रहूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कर्म के प्रति उनका ठीक ढंग से न्याय नहीं कर रहे हैं, ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आचार संहिता व्यक्ति खुद बनाता है, आचार संहिता किसी और से माध्यम से बनाई जाती है, कोई अनुशासन का कोई सिस्टम होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब शिक्षा कर्मी या शिक्षक की जरूरत पूर्णकालिक शिक्षक की भर्ती में है तो आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम हम बेरोजगार तो नहीं है, और शिक्षा देने के लिए यदि ग्रामीण क्षेत्र में जाना भी पड़ रहा है, वहाँ पोस्टिंग भी है, तो उसे ये मान करके करना चाहिए कि अभी सेवा मिली हुई है। कई लोग इसके लिए वंचित हैं सेवा से, तो वेतन से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि वेतन तो उन्हें मिल ही रहा है, लेकिन यदि वे अपने इस कर्म को करते हैं तो दुनिया में कहा जाता है कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है और उसके बदले भी आपको उसके प्रति कुछ मिल भी रहा है, पत्रम पुष्पम प्राप्त भी हो रहा है, अच्छी खासी राशि हो रही है, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता बोल ही रहे थे।
तो उसमें अच्छी राशि यदि मिल रही है तो फिर तो उन्हें प्रण प्राण से जुटना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ साथ भविष्य की सेवा कर रहे हैं, भविष्य के नागरिक तैयार कर रहे हैं। यदि वो ये सोचे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के क्या करेंगे, कुछ नेताओं के हाथ पे जोड़ नहीं, करके उन्होंने तर्क ये दिया अफसर से जी, सिफारिश उन्होंने करवा करके ट्रांसफर बिल्कुल करा लेंगे तो फिर वही शिक्षा का स्तर हो जाएगा। नहीं, एक उन्होंने स्थान सर पर इसके तो पीछे 4 तर्क से ये 5 दिया, शिक्षक मिलेंगे, उन्होंने एक इसके भी पीछे नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया है कि जो ग्रामीण इलाकों के स्कूल है वहाँ पर बुनियादी सुविधा नहीं है, ना वहाँ पर टॉयलेट है, ना बढ़िया छत है, वहाँ पर छत भी है तो कहीं की छत से पानी टपकता है वहाँ पर, और पानी की समस्या है, कई प्रकार की बात भी उन्होंने सामने आई। और पिछले दिनों जब हमने ये देखा कि थोक तबादले सरकार ने किए तो सरकार पर भी आरोप लगा कि सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है। देखिए, मैं इसमें उदाहरण देता हूँ दिल्ली सरकार का। लाख लोग इस सरकार की बुराई करते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में दिल्ली सरकार ने जो काम किया है वो पूरे देश के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। आपने वहाँ देखा होगा स्कूल को इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दिया जो बड़े बड़े कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल के पास नहीं है। तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार यदि चाह ले तो पहले तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम होना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं हुआ? इतने साल हो गए सरकारें बने आजादी के बाद से, हम 75-80 साल में हम अपनी बिल्डिंगें ठीक नहीं कर पा रहे। यहाँ हमारी नर्सरी, हमारा बच्चा बड़ा होकर के देश के काम आता है, वो हम जगह ठीक नहीं कर पा रहे। तो ये तो शर्म और लज्जत का विषय है उन राजनेताओं के लिए जो हर 5 साल में वोट मांगने निकल पड़ते हैं। ये सोचते नहीं कि उन्होंने बदले में क्या दिया समाज को। जब आपके पास सरकारी बजट फंड है तो आप पहली प्राथमिकता तो बिल्डिंग्स की रखिए ना। क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में कर लिया ना, दिल्ली सरकार ने किया है उनको। ठीक है सर, देखिए आप दिल्ली का विजिट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।